आज हम आपको एक श्रापित गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। श्राप शब्द जितना छोटा, उससे जुड़े रहस्य कभी कभी उससे भी कई ज़्यादा बड़े और खौफनाक होते हैं। मध्य प्रदेश जिले का एक छोटा सा गांव जो दशकों पहले अपने गांव में समय समय से होने वाले उत्सवों और हाट बाज़ारों के लिए प्रख्यात था। इस गांव में लगने वाला हाट बाजार आसपास के लोगों के लिए हमेशा से ही चर्चा विषय का कारण रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इन बाज़ारों में आकर्षण का मुख्य कारण थी वो सभी दुकानें जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की बिक्री की जाती थी, जिन्हें गांव के लोग स्वयं अपने हाथों से बनाते थे। वे सभी इतनी सुंदर और इतनी सजीव होती थी कि किसी के लिए भी उनकी सुंदरता को नकारना नामुमकिन था। अलग अलग कलाओं में सुंदर और चमकदार कपड़ों में कोई भी उन गुड़ियों की तारीफ करने से नहीं रुकता था। उसी गांव के एक हाट बाजार के विक्रेता श्याम सुंदर जी थे, जिनके परिवार में कई वर्षों से गुड़ियों का निर्माण और बिक्री की जाती थी। इसी व्यवसाय से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रानी और विधान थे। गांव में लगने वाले हाट बाजार से कुछ माह पूर्व श्याम सुंदर जी गुड़िया के निर्माण में होने वाली सभी ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए दूसरे गांव गए, और हर बार की तरह वो इस बार भी विधान को अपने साथ ले गए। सभी ज़रूरतों का सामान लेकर वे अपने बेटे के साथ वहाँ के एक छोटे से भोजनालय में खाने के दौरान विधान को अपने पीछे कोने में रखी एक गुड़िया दिखी, जिस पर शायद बाकियों की नज़र नहीं गई थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। धूल मिट्टी की वजह से पूरा चेहरा गंदा हो चुका था, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और बालों में मोटी मोटी गांठें पड़ चुकी थी। वहीं उसके होंठों के पास लाल रंग के कुछ सूखे हुए निशान थे। फिलहाल उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो किस चीज़ के थे, पर उन सब के साथ ही पूरे शरीर में जगह जगह टाके के निशान भी थे, जो उसे बेहद डरावनी बनाते थे। इसके बावजूद विधान की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। वो बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और बदले में वो भी मुस्कुरा रही थी। जब उसके जाने पर वहाँ से उसके पिता चले जाते हैं तो विधान बार बार उस गुड़िया को ही पलटकर देखने लगता है, और जब उस गुड़िया ने विधान को खुद से दूर जाते देखा तो उसके चेहरे पर कुछ वक्त पहले जो मुस्कुराहट थी वो मायूसी में बदल गई। उसकी दाईं आंख से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ गिरी, वो भी लाल रंग की थी। जब विधान ने यह देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने पिता का हाथ कुछ वक्त के लिए छोड़ा और फौरन उस गुड़िया के पास जा पहुंचा और बिना किसी की नज़रों में आए उसे अपने साथ लाए हुए कपड़े में लपेटकर बाकी सामानों के साथ रख दिया। घर पहुंचते ही विधान ने उसे अपनी बाकी के सामानों में छुपा दिया, और सारे दिन की भागदौड़ की वजह से वो जल्दी सो गया। उस दिन सब सही था, पर विधान अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया था कि उस गुड़िया को ही भूल गया था। अगले 2 दिन जब तक विधान को उसका ख्याल नहीं आया, तब तक तीसरी ही रात भर पूरे घर में किसी के चलने की आवाज़ आती, पर वो आवाज़ें ऐसी होती जैसे कोई घिसट कर चल रहा हो और उसका पैर टूटा हुआ था। विधान का ध्यान नहीं गया। अब ये रोज़ का ही काम बन गया। विधान की माँ हर रात आने वाली उन आवाज़ों से परेशान थी, पर श्याम सुंदर इसे उनका भ्रम कहकर उन्हें शांत कर देते थे। पर इन सब के साथ ही एक घटना उनके घर में यह भी हुई आसपास जो घटने लगी। हर सुबह उन्हें अपने घर में किसी के खून से सने पैर के निशान दिखते, जो बेहद छोटे थे, और निशान ऐसे जैसे कोई चीज़ घिसट गई हो। और उन्हीं निशानों से जुड़ी एक खबर थी कि पिछले 2 दिन से कोई बड़ा सा जानवर छोटे छोटे जानवरों जैसे बिल्ली, चूहे, चमगादड़ उन्हें अपना शिकार बना रहा हो, जिसकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती, और अगर मिलती भी तो किसी की आँख, किसी के पंख तो किसी का कटा हुआ पैर। नज़ारा बहुत डरावना था।
ये किसी बड़े जानवर का काम है। सभी इस बात का एक मत थे, इसीलिए किसी ने भी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एक रात जब विधान की माँ की नींद खुली तो उन्हें फिर से वही आवाज़ें आने लगी, पर आज उन्होंने जब उस आवाज़ का पीछा किया तो उन्हें विधान के कमरे में, जहाँ अंधेरा था, जिससे चीज़ें साफ नहीं थी, पर उन्हें विधान के सीने पर बैठी एक परछाई नज़र आई, जिसकी आकृति दीवार पर साफ दिख रही थी। खुले हुए बाल जो पूरी तरह से हवा में उड़ रहे थे और मुंह से टपकती हुई लार जो सीधा विधान के ऊपर गिर रही थी। इस नज़ारे को देखने के बाद जब विधान की माँ ने एक झटके से उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ सामान्य था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे अपना वहम समझ जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी दरवाजे के पीछे वही गुड़िया अपने एक पैर पर घसीटते हुए कमरे से बाहर आई और उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसने विधान की माँ के पैर पर हमला किया। एक बार उनके पैर को लहूलुहान कर दिया। दर्द से झटपटाती हुई वो बार बार मदद की गुहार लगाने लगी और उनकी चीख सुनकर श्याम सुंदर और पड़ोस के लोगों ने जब उनकी हालत देखी तो वे एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उनके पैर पर बहुत गहरा घाव था, पर आसपास कुछ नहीं था। किसी तरह उनका इलाज कराया गया, पर इस हादसे के पीछे का कारण कभी पता नहीं चल सका और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। गांव में लगने वाले हाट बाज़ार में सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी थे और सभी उसकी तैयारियों में लग गए। श्याम सुंदर जी का घर भी साफ सफाई के लिए तैयार हो गया। कुछ लोग साफ सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ वही गुड़िया मिली। सभी पहली नज़र में उसे देखकर डर गए, पर वह महज एक बेकार सी दिखने वाली गुड़िया थी जिसका कोई मतलब नहीं था। यह सोचकर उन सभी ने उसके रंग रूप और दशा को लेकर काफ़ी मजाक बनाया और उनकी आवाज़ सुनकर जब वह घर के बाकी लोग वहाँ पहुँचे तो उस गुड़िया को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगे। कोई भी उससे नज़र भर नहीं देखना चाहता था। एक अजीब सी मनुष्यत थी उसके चेहरे में, पर इससे पहले कि उसे कूड़ेदान में फेंका जाता, विधान ने उस गुड़िया के बारे में सबको बता दिया, जिस पर उसे डांटा भी गया। उस गुड़िया को ना फेंकने वाली उस जिद के आगे श्याम सुंदर जी ने उसे नहीं फेंका। अपनी पत्नी को समझाने लगे, पर वह उस गुड़िया को घर में रखना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने उस गुड़िया को साफ और सजा धजा कर उसे हाट बाज़ार में बेचने का फैसला किया। बेहद सुंदर तो नहीं, पर वो देखने लायक ज़रूर हो गई थी। हाट बाज़ार में आने वाला हर व्यक्ति उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता था। कोई भी उस अजीब गरीब गुड़िया को ख़रीदना नहीं चाहता था। दिन गुजरने के साथ ही उस गांव में अजीब सा मातम छाने लगा। वो हर व्यक्ति जो उस गुड़िया का मजाक उड़ा रहा था, उसकी भयानक मौत होने लगी। 10 दिन में लगभग 50 मौतें, पर इसका कारण किसी को पता नहीं लग रहा था। अब तक इन मौतों को हादसा समझने वाले गांव के सभी लोग दहशत में आ चुके थे और जब किसी को भी कोई रास्ता नजर नहीं आया तब गांव के पंडितों ने पूजा अर्चना शुरू की और जब उस गांव में छाई उस मनुष्यत का पता ना चल सका तब दूसरे गांव के एक विद्वान पंडित को बुलाया गया, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर जी के घर पहुंचा, जहां उसे वह गुड़िया नजर आई जिसके चेहरे पर अजीब सी मनुष्यत थी। जब उन्होंने उसके पास जाकर उस गुड़िया को करीब से देखना चाहा तब उसमें बेहद धीमी सी डरावनी आवाज़ आ रही थी। जब वो अपने कानों को उसके आधे खुले हुए मुंह के पास लेकर आए तब उनके माथे पर पसीने की बूंदें छूट रही थी, पर इससे पहले कि वो उन आवाज़ों को पूरी तरह समझ पाते, उस गुड़िया ने एक जहरीली मुस्कान के साथ उनके कान को ही काट लिया और अलग दूर जाकर उन्होंने उस गुड़िया को फेंका। उसकी पकड़ से छूटकर उस विद्वान पंडित ने जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें उस गुड़िया पर फेंकी तो उसके पूरे शरीर से गहरे काले रंग का धुआं उठने लगा और जहाँ जहाँ टाँके लगे हुए थे वहाँ से खून बहने लगा। उन्होंने जल्दी से ही कुछ अभिमंत्रित धागों को उस कमरे की हर एक जगह खिड़की को अंदर से बांध दिया, पर तभी भी वो गुड़िया एक बनावटी मुस्कान लिए कमरे की दीवारों का सहारा लिए घिसटने लगी और उसके शरीर से निकलने वाला खून पूरे कमरे में फैल गया। एक दुर्गंध फैलने की
खुशबू आने लगी। जब पंडित जी उसका स्पर्श किया तो बेहद गर्म था, बिल्कुल खौलता हुआ। तभी वो घसीटते हुए एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमरे में ज़्यादा रोशनी ना होने की वजह से उसकी परछाई दीवार पर साफ दिख रही थी। वही बिखरे हुए बाल। इस बार उसकी आवाज़ एक साथ और भी डरावनी निकल रही थी। एक से एक बेहद डरावनी आवाज़ उसके मुंह से आ रही थी। घर के सभी लोगों को पहले ही घर से बाहर कर दिया गया था, पर उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों की आंखों में एक डर उभर रहा था। हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी चिल्लाती हुई वो गुड़िया गुमसुम थी। पर पंडित जी समझ चुके थे कि यह एक श्रापित गुड़िया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने जल्दी अपने सेवकों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और ख़ुद भी कमरे से बाहर आकर दरवाजे पर ढेर सारे अभिमंत्रित धागे बांधकर एक कवच बना दिया और घर के सभी सदस्यों को उस घर में दोबारा कभी ना लौटने को कहा गया। घर से बाहर आकर पंडित जी ने सभी को उस श्रापित गुड़िया का रहस्य बताया कि वो करीब 100 सालों से भ्रमण कर रही है, जिसे भी और जहाँ भी वो जाती है वहाँ जिंदा लोगों की मौतें होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्राप के कारण वो आत्माओं को भी अपने अंदर रखती है। अलग अलग तरह की वो सभी आवाज़ें उन अजीबोगरीब आत्माओं की चिल्लाने की होती है और उन सभी आत्माओं की चीखना उनका दर्द छलकाती है। बिना श्राप की वजह पता किए इसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इस पूरे रहस्य को जानने के बाद किसी ने दोबारा उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 2 महीने तक गांव में कोई मौत नहीं हुई, जिससे लोगों को लगा शायद उस श्रापित गुड़िया का श्राप खत्म हो चुका है। पर तीसरे ही महीने रात के वक्त गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे और धीरे धीरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वहीं श्याम सुंदर जी के घर में उनका बेटा विधान दिन ब दिन खामोश रहने लगा, बेहद गुमसुम सा, ना खेलता ना पढ़ता। कुछ ही दिनों बाद रात के करीब 3 बजे विधान की मां की नींद किसी आवाज़ से टूट गई। जब उन्होंने बच्चों के कमरे में देखा तो वहां विधान नहीं था। उसे ढूंढते हुए वो अपने पुराने घर, जो नए घर से कुछ ही दूरी पर था, वहां जाने वाले रास्ते पर उन्हें विधान नजर आया। उसका पीछा करते हुए वो उस घर में दाखिल हुई, पर उन्हें कहीं कुछ नज़र नहीं आया। पर वापस जाने के करीब जब वह मुड़ी तब बरामदे के आखिर में कोने में उन्होंने देखा ज़मीन पर बैठा विधान नज़र आया। उसके पास जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी, जो शायद गांव का नहीं था, विधान के सीने पर बैठकर उसका दिल खा रहा था। विधान का हाथ और मुंह पूरे खून से बंधा हुआ था, जिसका दिल निकाल चुका था। यह नज़ारा बेहद खौफनाक था, पर उससे भी भयानक कुछ और था, और वो था पीछे दीवार में नज़र आने वाली विधान की परछाई। बेशक विधान की माँ की नज़रों के सामने उसका बेटा परछाई दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक परछाई और थी, और वो थी उस गुड़िया की परछाई। तभी उन्हें पंडित जी की कही बात याद आई। उसकी आज़ादी के लिए किसी का उस श्रापित गुड़िया से संबंध होना ज़रूरी है। जिससे उन्हें याद आया कि जब उस रात किसी ने उन पर हमला किया था, तब उन्होंने विधान के मुंह पर कुछ लाल रंग का निशान देखा था। शायद उस रात उस श्रापित गुड़िया ने पहली बार विधान का खून पिया था और अपना संबंध उससे जोड़ लिया था, जिससे वो उसके श्राप से जुड़ गया था और उसका साथी बन गया था। सारी बातों को समझने के बाद जब उन्होंने डर से पीछे जाने की कोशिश की, तब तक विधान की नज़र उन पर पड़ चुकी थी, और अगली सुबह गांव में उस आदमी के साथ साथ विधान की मां भी लापता हो गई। उन सभी लापता लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। श्रापित गुड़िया का श्राप समझ धीरे धीरे लोग हाट बाजार लगाना बंद कर दिए थे, और एक खौफनाक डर की वजह से सभी एक एक कर कर उस गांव को खाली करने लगे, क्योंकि कुछ ही महीने में पूरा गांव फिर से खाली हो गया, जैसे कि वहाँ कोई गांव नहीं, कब्रिस्तान था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये बेहद डरावनी कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक नई कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।